तो कल आपने देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। जैसे थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स की है, वो किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, या फिर हमारे जो चापा मेटल्स हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है वो लेसर पॉजिटिव यानी कि लेसर रिएक्टिव हैलोजन है उसको डिस्प्लेस कर देता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि जिस मेटल की वैल्यू लोअर होती है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ग्रेटर माइनस होती है, वो हायर वैल्यू वाले जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। जैसे Zn की वैल्यू है -0.76, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका टू कंपेयर रिएक्टिविटी हम लोग कंपेयर कर ही सकते हैं मेटल्स का, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे। तो वो किस तरह से करते हैं ये आपके सामने है। जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है फ्लोरीन की वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जिसकी लोएस्ट वैल्यू है यानी कि नेगेटिव साइन के साथ हाईएस्ट है, ठीक है, वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ठीक है। तो हायर पॉजिटिव टू हायर नेगेटिव हम लोग मूव करते हैं तो आपकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी और अब हम लोग हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का पूरा हमें नॉलेज हो गया है, उसे किस तरह से यूज लेना है, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ इंसर्ट की थी, ठीक है, आप लोगों के रेडी रेफरेंस के लिए। ओके, तो यस, अब हम लोग सीधा यूज ये जो हम लोगों ने सीख लिया है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल है ना। रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड सारी चीजें हमने सीख ली है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और उस वैल्यूज के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला जो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। 3 पोर्शन में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कौन सा पोर्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोर्शन है वो हम लोग इसमें अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए कलर चेंज करते हैं, होता है कि नहीं होता है। यस, ये हो तो गया। ओके, तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो मेन इसका टॉपिक है ना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस ओके, सर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का एकदम कोर टॉपिक है, एकदम सेंट्रल टॉपिक है, जिस पे सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, वो आपके सामने आ गया है अब, ठीक है। और आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा अब हम लोग कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली अब हम लोग न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसमें एंटर हो गए हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, आप लोग लिखते जाइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका रेडॉक्स पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर 1। देखो ये आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने किन की लिस्ट बनाई है, SRP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या रिडक्शन पोटेंशियल भी जिसको हम लोग बहुत सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस पे डिपेंड करता है वही हम लोग देख रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके फैक्टर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट वो देख रहे हैं। सबसे पहला तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये तो अब आप जानते ही हो कि इलेक्ट्रोड की जैसी नेचर होगी उस पर तो डिपेंड करता ही है। जैसे क्लोरीन का अलग होता है, लिथियम का अलग होता है, फ्लोरीन का अलग होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। आयरन का अलग होता है, निकिल का अलग होता है, SN का अलग होता है, PB का अलग होता है, AG का अलग होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस, ओके, जो हम लोग ले रहे हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो पहला डिपेंड करता ही है, ये सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर।
दैट इज टेम्परेचर। और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लो भाई, अब सुन लो बात जरा। आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज देखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है, ठीक है। वो जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेसिकली इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हमने टेम्परेचर, कोई डेफिनेट टेम्परेचर लिया है क्या? कौन सा लिया, बताना जरा, कौन सा लिया है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या टेम्परेचर लिया है हमने? रिडक्शन पोटेंशियल कौन से टेम्परेचर पे प्रेडिक्ट किया हुआ है जिसकी हमने लिस्ट बनाई है? बताओ जरा, किसी के ध्यान में है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ गई? आएगी यहीं पे, ये आ गई भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखना जरा क्या टेम्परेचर लिखा हुआ है टाइटल में, ऊपर ही ऊपर, बताओ। सर 298 के। 298, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी वैल्यूज आपके सामने है रिडक्शन पोटेंशियल की, ये फिक्स है किस पे, कौन से टेम्परेचर पे? इनका टेम्परेचर फिक्स है 298, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पे ये सारी वैल्यूज प्रिडिक्ट करके कैलकुलेट, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके यहाँ पर प्लेस की गई है, ठीक है, जिनको हम यूज ले रहे हैं। ओके, तो जो टेम्परेचर वाला फैक्टर था ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 298 लिया है हमने, ठीक है। ओके, यस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज लिया हमने, बताना जरा, क्या यूज लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर किया है ना। और ये क्या बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें टेम्परेचर इतना फिक्स है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इफ इट इज इन solution form then it will be 1 m only, okay, if it is a gas then it will be 1 bar। बात समझ में आई? ये भी फिक्स है, यानी कि वो जो वैल्यूज थी ना उसमें टेम्परेचर सब में ये फिक्स है और आपका कॉन्सेंट्रेशन ये फिक्स है, ओके, ठीक है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड तो चेंज हो ही रहा है। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर है जो जिसपे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। और एक सेल का ईएमएफ हम किससे निकालते हैं? एसआरपी वैल्यू से निकालते हैं ना। तो एसआरपी वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, तीन फैक्टर पे, ये भी बोल सकते हैं, या फिर एक सेल का ईएमएफ इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है ना। आपको एसआरपी वैल्यू पता होगी तभी आप ईएमएफ प्रिडिक्ट कर पाओगे, ओके। तो अब ये देखो भाई, नेचर वाला फैक्टर तो समझ में आता है हमें। नेचर तो इलेक्ट्रोड आप जैसे ही चेंज करोगे ना, मेरी बात को ध्यान से समझो, ये जो जैसे आप इलेक्ट्रोड चेंज करोगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, है ना। तो नेचर वाले फैक्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं है, है ना। इसको डिस्कस करने का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। हमारे पास दो ही फैक्टर है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं वो है हमारा हेडिंग लेते हैं। अब आप लोग अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे, आप लोग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड concentration, effect of temperature and concentration on electrode potential and cell potential। ये लो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आपका ये लो ईएमएफ लिख देते हैं सीधे ही, ये लो। बात समझ में आ गई? इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा आज का हेडिंग है। और इस हेडिंग को हम लोग लर्न करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन के थ्रू, एंड दैट इज Nernst equation, the most important equation of this chapter, Nernst equation, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। किसके थ्रू, बताना जरा, किसके थ्रू डिस्कस करेंगे, बोल दो जरा। क्या इक्वेशन है ये? सर ये है नर्स्ट इक्वेशन। Nernst इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो अब
देखो नास्ट इक्वेशन का डेरिवेशन जो है डेरिवेशन है, लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं है। सीधी इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे और इसको एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीधा इसका जो जनरल फॉर्मेट है एप्लीकेशन इक्वेशन का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नास्ट इक्वेशन। आप पीवाईक्यू शीट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का हीरो है कौन, नास्ट इक्वेशन, ठीक है। ओके यस, ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो मूवी है इसका हीरो है नास्ट इक्वेशन। यस, अब हम देखते हैं एक जनरल रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। लिखते जाओ आप लोग। जनरल सेल रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, जनरल रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, कौन सी है भाई? एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी और प्रोडक्ट बन गए सी प्लस में डी। ओके ठीक है, ये एक जनरल हमने सेल रिएक्शन लिया है, जनरल रेडॉक्स रिएक्शन लिया हमने, ठीक है। इसका नास्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देख लो, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो देख लो, एक जनरल फॉर्मेट है, आपको हमेशा ही ध्यान रखना। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं वो मैं आपको ये इक्वेशन लिखने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो लिख लो भाई। लिख लिया आपने, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, ठीक है। ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई स्मॉल एन कैपिटल एफ, ठीक है, एन एफ नेचुरल लॉग, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हो गया, ये इसका एक जनरल फॉर्मेट है किसका, नास्ट इक्वेशन का। आप देखते जाओ, हम नास्ट इक्वेशन ये है नहीं, हम इसको डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, नास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन समझ लो भैया आप, अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ लो, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ओके, वो नास्ट इक्वेशन का बेसिकली एप्लीकेशन ये है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टेम्परेचर क्या लिया है बताना जरा। जो आपने एसआरपी वैल्यू प्रिडिक्ट करी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। वो उसका फ्लोरीन का कितना है या फिर लिथियम का बता दो। लिथियम का तो सर -3.05, ठीक है, इतना है ये। या इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी, टेम्परेचर और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन क्या है। टेम्परेचर तो हमारा 298 के है, ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या है बताना जरा, 1 मोलर। ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो सारी वैल्यूज है ना, वो इन दोनों को कांस्टेंट मानते हुए सारी मेजर हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है कौन सा, -3.05, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, ये नोट लगाते हैं, ये जो ई के ऊपर हम ये जो नोट लगा रहे हैं ना, दैट इंडिकेट्स द टर्म स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ई नोट और ई एल ई लिख रहे हैं, इट मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर ई नोट एल आई प्लस ऑब्लिक एल आई लिख रहे हैं, इसका मतलब है लिथियम का जो इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है, -3.05, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टर्म का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज फिक्स 298 के एंड कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स 1 m। बात आपको समझ में आई। अब एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, एक गड़बड़ क्या हो गई, मान लेते हैं किसी ने टेम्परेचर इतना नहीं लिया और कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं लिया, मान लेते हैं, ये तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। प्रैक्टिकली सिचुएशन में मान लेते हैं हम जहां भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां कॉन्सेंट्रेशन 1 m के अलावा कुछ और है और टेम्परेचर भी कुछ और है, तो उस सिचुएशन में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा कि नहीं होगा बताना जरा, बताओ, बोलो भाई। होगा सर। होगा ना। तो ये जो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बात को समझो, जब टेम्परेचर इतना नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है, तब क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो कैलकुलेट करना हमें बताती है नास्ट इक्वेशन। मींस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। बात को समझो, ये नास्ट इक्वेशन का मेजर एप्लीकेशन है। तो नास्ट इक्वेशन का यूज आप लोगों ने लिख लिया, क्या लिखा बताओ जरा, क्या काम करती है ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
अच्छा मैं सर, लिख लेना नेटवर्क है सर उसके यूज हाँ में। लिख लेना। एक चीज और बता देता हूं मैं, लिख लेना। एक चीज और बता देता हूं, आपको पता है ई नोट सेल है ना, ईएमएफ भी यही होता है आपका, ठीक है ना, इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, ई नोट सेल। ये इसका भी एक इक्वेशन फिक्स है ना, ईएमएफ तो देखो, ईएमएफ को तो बताऊंगा मैं। ये जो है ई नोट सेल, इसका यही तो इक्वेशन है, राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, सही बात है ना, सही बात है ना। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा या मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा ना, ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा ना, बताना जरा, ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा ना। अब इसको मैं डेनियल सेल के रेस्पेक्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, वो कितना था, -0.76 वोल्ट, इतना ही था ना, ठीक है। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका, कॉपर, वो कितना था, पॉजिटिव में 0.36, नहीं, कितना आएगा बताना जरा, 76, और ये कितना है, वो 75 है शायद, ठीक है, 75, और ये है आपका 36, ठीक है। अब ये एक चीज देखो, है ना, 1.1 हो रहा है क्या इनका टोटल, बताना जरा, 1.1, हाँ हो तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, है ना, एक चीज आप देखो फटाफट, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो सेल पोटेंशियल ईएमएफ कितना आता है, ओके, इतना आता है 1.1 वोल्ट। अब एक चीज मुझे ये बताओ कि ये स्टैंडर्ड सिचुएशन में है, ये स्टैंडर्ड सिचुएशन में है, और ये जो है ईएमएफ वो भी स्टैंडर्ड सिचुएशन में है, जिसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट सेल, ठीक है, ये डेनियल सेल के लिए है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, वैसे ही ये दोनों चेंज हो जाएंगे और ये भी चेंज हो जाएगा। अब ईएमएफ आपका नया होगा, नया ईएमएफ होगा, जो डिफरेंट टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है उसका मेन यूज यही है। अब लिख लो आप लोग, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन का, वो लिख लो। वो क्या है, टू डिटरमाइन ईएमएफ और टू डिटरमाइन ईएमएफ और electrode potential when the temperature is not 298 K or concentration is not 1 molar concentration। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जरा। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। Important application of Nernst equation is to determine EMF of a cell and electrode potential of an electrode when temperature is different than 298 K, temperature is not 298 K, and concentration is different than 1 molar, 1 m। 1 m के अलावा कोई और कॉन्सेंट्रेशन हो, या टेम्परेचर 298 के अलावा कोई और टेम्परेचर हो, तब आप कैसे मेजर करेंगे कि नया ईएमएफ क्या होगा सेल का, नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रोड का। उसका सॉल्यूशन हमें कौन देता है, नर्स्ट इक्वेशन। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। यस सर, आ गया। आ गया। मेरी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमें देती है स्टैंडर्ड सिचुएशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। जब सिचुएशन स्टैंडर्ड नहीं हो, टेम्परेचर आपका 298 से अलग हो, ठीक है, और आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से अलग हो, बात समझ में आई। इतना आपका टेम्परेचर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आपने कुछ और ले ली, ये नहीं है, तब क्या ईएमएफ होगा सेल का, तब स्टैंडर्ड, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो डिटरमाइन करते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग वापस नर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग डेवलप कर रहे थे, वापस हम वहीं आ जाते हैं। आपने एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी लिख ली है, और इसके लिए हमें चाहिए ये नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो, और इसको हम यहाँ से एज इट इज उठा लेते हैं, ये लो,
ये हमने किया कॉपी और हम चले गए अब नए पेज पर, और ये हमारे साथ आ गया नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, ये लो भाई, यहाँ तक आपने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लो। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, इस इक्वेशन का हमें बेसिकली करना क्या है और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है वो अब फटाफट आप देख लो। ठीक है, तो अब एक चीज देख लो, नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 इनमें डिफरेंस क्या है, किसी को ध्यान में है क्या? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, आपका नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू 2.303 log x। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है, इसलिए नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2.303 से, है ना? तो ये इक्वेशन को अब हम लोग जो जनरल इक्वेशन थी हमारी उसके लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, फटाफट लिखते जाओ आप लोग। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आपका 2.303 RT ऐसे की ऐसे आएगा, और NF आ गया आपका एज इट इज। ये जो नेचुरल लॉग है ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपके क्या थे? कैपिटल C रेज टू पावर स्मॉल c, कैपिटल D रेज टू पावर स्मॉल d। ठीक है, ये प्रोडक्ट थे, और ये जो C और D क्या है, इनके रिएक्शन कोफिशिएंट है। रिएक्टेंट क्या थे आपके? कैपिटल A रेज टू पावर स्मॉल a, कैपिटल B रेज टू पावर स्मॉल b। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बताओ, मैंने क्या क्या चेंज कर दिया, बताना जरा। मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन, उनकी जो कंसंट्रेशन मेंशन करते हुए रख दिया, ठीक है, और नेचुरल लॉग को मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। इतने में किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी से बता दो, और नहीं है तो कोई भी एक हाँ बोल दो, जस्ट रिप्रेजेंट द क्लास। नो सर, नहीं है दिक्कत यहाँ तक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब इसको पहचानते हुए चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात देखते जाओ। ये आपका ये क्या है? ई सेल क्या है? ये तो आपका नया ईएमएफ है, उस सेल का नया ईएमएफ है ये, जब सिचुएशन स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ई नोट सेल, ये आपका ईएमएफ है स्टैंडर्ड सिचुएशन में। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ई नोट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल से कैलकुलेट हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला तो पूरी दुनिया जान गई है, कैथोड माइनस एनोड या फिर राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम चलते हैं आर पे। आर आ गया। आर क्या है भाई? इसको तो आप लोग पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरह से। ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या है, तो पूरे चैप्टर में इसकी यही वैल्यू एप्लीकेबल है, 8.314 जूल पर केजी, सॉरी पर केल्विन पर मोल। इसको अच्छी तरह से याद कर लो आर की वैल्यू को। टेम्परेचर हम एक बार के लिए टेम्परेचर को हम फिक्स कर रहे हैं, है ना? कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग देखेंगे, है ना? तो टेम्परेचर को एक बार के लिए हम 298 के फिक्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर और क्या क्या फैक्टर है? एफ है क्या कैपिटल? देखना जरा। यस, एफ है, और एफ को क्या बोलते हैं? एफ यहाँ पर फेराडेज कांस्टेंट है, ये आपके लिए नई टर्म है, लिख लो फेराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 96500 कूलम। कैपिटल सी मींस व्हाट? कूलम। ठीक है ना? और ये 500 एक्चुअल नहीं होती है, ये 487 के आसपास होती है, लेकिन राउंड फिगर में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमने इसको 500 मेकअप कर दिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या बचा, बताना भाई, कौन सी टर्म बची जो डिफाइंड नहीं है यहाँ पर? सर ये फैराडे कांस्टेंट, सर एक बार वापस बताना। देखो, फेराडे कांस्टेंट की बात तो हम करेंगे अगले वाले पोर्शन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें बात करेंगे। अभी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है, वो है 96500 कूलम। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है इस कांस्टेंट की। जैसे गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है ना, वैसे इसकी भी वैल्यू फिक्स है। ओके, अब ये वैल्यू आई कैसे, ये बात करेंगे हम इसी चैप्टर में। आगे आगे जब फेराडेज लोग स्टडी करेंगे ना तब बात करेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सी टर्म ऐसी है जिसको हमने डिफाइन नहीं किया अभी, बताओ जरा, बताओ, फटाफट बताओ सर। देखो, डिटरमाइन हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं बता देता हूं। डिटरमाइन हम लोग ई सेल कर रहे हैं। ई सेल क्या है? ये आपका न्यू ईएमएफ है, न्यू ईएमएफ, यानी कि अब जो नई सिचुएशंस है ना कॉन्सेंट्रेशन की, उस पे क्या ईएमएफ होगा, वो ये है, ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये आप जानते ही हो स्टैंडर्ड ईएमएफ है, जब स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है इसकी वैल्यू इससे आती है। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। अब आर आ गया, टी आ गया, एफ आ गया, और उसके बाद में ये तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ही। और क्या बच गया मुझे बताओ फटाफट चेक करके। सर एन। एन बच गया। एन देखो क्या है, एन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है
है ना। अब ये आपके ध्यान में रहेगा, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, फटाफट लिख लो, ट्रांसफर्ड इन सेल रिएक्शन। ये लो भाई, सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या इन रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग, कोई एक ही बात है। इन रेडॉक्स रिएक्शन, जो सेल की जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो n है। अब सारी टर्म्स हमने डिफाइन कर ली है, अब हम क्या करेंगे देखो। हाँ बोलो। यस सर यहाँ पे टेम्परेचर भी डिफाइंड है। हाँ, अभी देखो, हम देखो, यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट, तुमने वापस याद दिला दिया इसको। यहां पर देखो हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट लिया हमने हेडिंग में, और हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट लिया है। लेकिन हम स्टडी पहले कंसंट्रेशन वाला फैक्टर कर रहे हैं, हमने कंसंट्रेशन वाले फैक्टर की कोई वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन टेम्परेचर वाला फैक्टर हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, बात को समझो। वो इसलिए क्योंकि हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, पहले हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर का देखेंगे। इट इज ओके? यस सर। ओके यस। अब देखना जरा, अब हम क्या करने वाले हैं, मेरी आवाज को सुनो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने जितने भी ये कांस्टेंट आपके सामने है, आर की वैल्यू आपको पता चल गई, टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता चल गई, फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल गई, इन सब की वैल्यू आप वहां रखेंगे और इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, और आपको मिलेगी एक नई इक्वेशन, और मैं फटाफट रख दे रहा हूं, है ना, इनकी वैल्यूज आप लोग फटाफट इधर देखते जाइए और अपनी कॉपी में इसको रिफ्लेक्ट कराइए जल्दी से। ये मैंने किया, ई नॉट सेल माइनस, यस, ये मैंने किया ई नॉट सेल माइनस 2.303, तो ऐसे की ऐसे है। इसको आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 314, और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे 290 एट के। ठीक है, यूनिट एक बार के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट इनके सब की क्रॉस हो जाएगी। एन की वैल्यू तो डिपेंड करता है सेल कौन सा लिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए एन की वैल्यू हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। एफ की वैल्यू हमारे सामने कांस्टेंट है ये तो बेचारा, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज हमने रख दी है, लोग हम ऐसे की ऐसे रख रहे हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट कैपिटल सी रेज टू पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी रेज टू पावर, इसका जो कोफिशिएंट है स्मॉल डी, और आपका यहाँ पर कैपिटल ए टू पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी टू पावर स्मॉल बी। ओके, ये देख लो भाई, अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये नई इक्वेशन आपको मिल गई है, और ये इक्वेशन आपके सामने है। दैट इज, ये जितने भी टर्म है इनको आप सोल्व कर दोगे तो आपको मिलेगा 0.0591 और डिवाइडेड बाय n, और log आपको ये एज इट इज मिल जाएगा। कौन सा, ये थोड़ा सा मुझे डाउनवर्ड लिखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग इसको लिख रहे हैं, यहां लिखते हैं इसको। ठीक है, यस, ओके, log, यस, आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, तो चलो सी करते हैं पहले, सी टू पावर सी, कैपिटल डी टू पावर डी, कैपिटल ए टू पावर ए, कैपिटल बी टू पावर बी। इतने में किसी को दिक्कत है क्या, बताना जरा, बता भी दो। सर, इतने में किसी को दिक्कत नहीं है, तो यही हमारी नास्ट इक्वेशन है, यही फॉर्मेट आपको याद रखना है। बात को समझो, यू विल रिटेन दिस फॉर्मेट ओनली। और इसकी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है यहाँ पर, ये रिएक्शन कोशेंट है बेसिकली, ये जिसको इसी, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अब यहाँ ध्यान से देख लो एक चीज, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज यूज टू शो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगी। मोलरिटी में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं चलेगी यहाँ पर। ठीक है ना, आपको कोई पीपीएम बता दे, कोई और बता दे, वो नहीं चलेगी। ओके, एक तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपके सी और डी है, रिएक्टेंट आपके ए और बी है। स्मॉल सी डी स्मॉल ए बी क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट्स है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस सेल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कैथोड से एनोड में, सॉरी एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कितना हो रहा है, वो एन का नंबर आएगा। उसके अलावा ये वैल्यू फिक्स है आपकी, और ये ई नोट सेल की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, राइट माइनस लेफ्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेकर के स्टैंडर्ड ईएमएफ आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये ई सेल क्या है, ये नया ईएमएफ है जो एक
अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कितना ईएमएफ होगा, वो ये वाला ई सेल, ठीक है ना। तो ये फाइनली आपके सामने नर्स्ट इक्वेशन है। अब भी ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे, और जो हमारा सबसे पहला सेल हमने सीखा है, कौन सा सेल सीखा है, फटाफट बता दो मुझे, आपने कौन सा सेल सीखा है? डेनियल सेल। डेनियल सेल। डेनियल सेल। तो आप फटाफट हेडिंग लगाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने समझ लिया तो एकदम बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, और नहीं समझा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन डेनियल सेल, इसके लिए हमें सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए। हमने रेडॉक्स रिएक्शन लिखी है, वो हमारी Zn प्लस आपका Cu2 प्लस, और ये हो गया Zn2 प्लस और प्लस Cu, ये लो भाई कॉपर का रिडक्शन और Zn का ऑक्सीडेशन। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, बताना जरा फटाफट फास्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब आप मुझे n की वैल्यू बताएंगे, यहाँ n की वैल्यू क्या है, बताओ n की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं? सर यहाँ 2 जा रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना भाई, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना। n की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग ये रिएक्शन लिखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं डेनियल सेल के लिए। ये लो भाई ई सेल, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस की टर्म के आगे क्या है 0.0591, इसको याद ही कर लो। n की वैल्यू क्या है 2 log। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा, देखना जरा प्रोडक्ट क्या मैं सही लिख रहा हूं, जस्ट वेरीफाई इट। ओके, पावर क्या है 1, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है तो सही, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। और आपने जो इक्वेशन, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये एकदम सही है, ये आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके सामने आने वाला है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट आप लिख लो भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखो आप, फॉर प्योर सॉलिड कॉमा प्योर लिक्विड, ठीक है, एंड गैसेस एट प्रेशर 1 bar, ठीक है, एंड फॉर गैसेस एट प्रेशर, गैसेस वो जिनका प्रेशर क्या हो 1 bar, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। ये लो भाई, इन सब की आपको कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेनी है, 1 लेनी है। किसकी? कोई भी प्योर सॉलिड हो, कोई भी प्योर लिक्विड हो, और कोई भी गैस हो जिसका प्रेशर 1 bar हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप कितने लेंगे, बताना जरा, बता भी दो, यूनिटी। अब ऊपर जो आपने डेनियल सेल की इक्वेशन लिखी है, उसमें प्योर सॉलिड कहाँ कहाँ आ रहा है बता दो जरा। प्रोडक्ट में एक प्योर सॉलिड आ रहा है, देख लो, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये प्योर सॉलिड है, ठीक है। और उसके बाद में रिएक्टेंट में एक प्योर सॉलिड आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn आ रहा है ना। इन दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, इन दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे। ये मैं यहाँ राउंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए। ये देखो, ये प्योर सॉलिड है Zn, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये प्योर सॉलिड है कॉपर, ये डिपॉजिट होता है ना। और ये इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड इसी मेटल की बना हुआ है, एनोड, ठीक है। तो ये आपका प्योर सॉलिड है। Zn2 प्लस ये एक्वस में सॉल्यूशन है, इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी हम यूनिटी नहीं ले सकते। कॉपर 2 प्लस की भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी हम लोग यूनिटी नहीं ले सकते। इन दोनों की यूनिटी लेंगे, इन दोनों की यूनिटी लेते ही आपका जो नर्स्ट इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो गया। और जरा बताना तो क्या हो गया, आप लिख सकते हो क्या वो, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by 2 log। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या बचा, प्रोडक्ट में तो आपका Zn बचा है और नीचे कॉपर बचा है, बस ये दो ही तो बचे हैं। ये लो भाई, ये आपने Zn2 प्लस और नीचे आपका हो गया कॉपर 2 प्लस। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, ये मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया एज पर दिस इंपॉर्टेंट रूल। कोई डाउट नहीं है ना। ये फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है, ये फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है किसकी, डेनियल सेल की। हमने जितने टर्म्स सोल्व करनी थी वो सोल्व कर दी,
ठीक है, ओमिट करनी थी ओमिट कर दी। अब आपको इसमें चाहिए क्या, देखो आपको कुछ ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये आप रखो और नया जो EMF होगा उस कॉन्सेंट्रेशन पे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बताना जरा। बोलो भी। यस सर, आ गई। आ गई, आ गई तो सर। फिर एक काम करो, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, आपको चेक करके बताना है वो सही है या नहीं है। मैंने एक इक्वेशन लिखी है, आप चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। अब बताओ, ये किसी ने ये नस्ट इक्वेशन लिख दी है ना, कौन सी, नंबर 1 वाली या नंबर 2 वाली। अब नंबर 2 वाली सही है क्या, बताना जरा। नंबर 1 वाली तो एज पर जो हमारा रेगुलर फॉर्मेट है उसके हिसाब से नंबर, ये नंबर 2 भी सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन की जगह यूज कर रहे हैं हम पॉजिटिव साइन, और जैसे ही पॉजिटिव साइन यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को हमने इन्वर्ट कर दिया। जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट की जगह लिख रहे हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह लिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों को इन्वर्ट कर दिया हमने। बात को समझो, जहां कर्सर है, यदि इनको इन्वर्ट कर देंगे तो आपका साइन भी इन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। 1 भी ओके है और 2 भी ओके है, ये दोनों एक ही है ना, कैसे भी आप लिख सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग तो 1 है, लेकिन आप लोग यदि कॉन्सेंट्रेशन की टर्म को इन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, इसलिए दोनों नस्ट इक्वेशन है। ओके, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। यस सर। अब इतना जब समझ में आ ही गया तो एक बहुत अच्छा सा हेडिंग लगाओ, वो क्या है वो देख लो जरा। नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये लो। अभी तो हमने सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे, अब